सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कल 3 जलसे हुए और उसमें एक जलसा जो कि अपोजिशन का था, यानी कि तहरीक इंसाफ का, जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे हैं। लेकिन 2 जलसे ऐसे थे जो कि हुकूमती इत्तेहादी के थे, लेकिन उनके जलसों में जो बयानात थे वो ऐसे लग रहा था कि वो कोई अपोजिशन के बयानात हैं और अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है। जलसे जलूसों का माहौल गर्म हुआ है मुल्क में। इंतखाबात की बातें की जा रही हैं, अर्ली इलेक्शंस की बातें की जा रही हैं। खुद हुकूमत भी यही चाहती है कि हमारे सर पर कोई चीज़ ना आए, मईशत के हवाले से हमें सख्त फैसले करके कहीं अवामी पज़राई हम ना खो दें, इसलिए हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये मामला है, दूसरी तरफ जाहिर है खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिन्हें एक सख्त और मुश्किल फैसले करने थे, लंदन गए, वहाँ मुशावरत हुई, वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि फ़िलहाल मुश्किल और सख्त फैसले आवाम के लिए नहीं करने, ताकि अवामी पज़ीराई हासिल होती रहे। हाँ, अलबत्ता एक नया और एक ताज़ा मैंडेट होना चाहिए, वो फैसले किए जाएँ, इंतखाबात हों और उसके बाद जो कुछ होना है वो उसी तरीके से आगे बढ़े। इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि जलसे जिस तरह के से किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या वाकई इतना प्रेशर बन जाएगा कि मुल्क में नए इलेक्शंस हो जाएं? और ये नए इलेक्शंस हों तो ज़ाहिर है जो मैंडेट मिलेगा अवामी पज़ीराई के ऊपर, उस पर क्या तहरीक इंसाफ को एतमाद होगा? क्या मुल्क की मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगी? क्योंकि अभी हमने देखा कि हुकूमत ने फ़िलहाल जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे वो सस्टेन रखे हैं, नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन आगे जाके ये कहा जा रहा है कि ये हो भी सकता है कि सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। फिर क्या होगा? स्टॉक मार्केट बैठ रही है, डॉलर ऊंची परवास जो है वो इख्तियार किए हुए है। ये सब चीज़ें कैसे स्टेबल होंगी? एक क्लियरिटी, एक स्टेबिलिटी मुल्क में कैसे आएगी? इन सवालों के जबकि प्रोग्राम में हम हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की, जो कि सवाबी में आज पंडाल सज गया है और वहाँ पर कारकुनान खासे पुरजोश हैं। गर्मी बताया जा रहा है बहुत है, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुनान जोश खरोश है वो कम नहीं हो रहा है। तो फिलहाल जलसे की अपडेट लेते हैं कि बाकायदा तौर पर जलसा कब शुरू होगा। इफ्तिखार अहमद हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जलसा गाह से, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल वो देख रहे हैं सवाबी का। इफ्तिखार, धूप गर्मी बहुत है, सुबह से हम देख रहे हैं बड़ा गर्म मौसम है, लेकिन क्या कारकुनान का जोशो खरोश है? क्या बताएंगे आप? जलसा गाह की तैयारियां कैसी हैं? कब कप्तान आएंगे? कब खिताब होगा? जलसा कब शुरू होगा? जी इफ्तिखार, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार अहमद जो कि हमारे नुमाइंदे जलसा गाह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि उनसे वहाँ की अपडेट्स लें कि वहाँ पर जो कुर्सियाँ सजी हैं, पंडाल सजा है, स्टेज बड़ा लंबा चौड़ा एक स्टेज लगाया गया है, तो कारकुनान तो पहुँचना शुरू हो गए हैं। बाकायदा जलसे का आगाज़ कब होगा? अगर हम देखें इमरान खान के बैक टू बैक जो कि हफ्ता और इतवार को जलसे हुए, जिसमें उन्होंने एक बड़ी साजिश की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे मारने के साजिश तैयार की जा रही है, नाम मुझे पता है वो कौन है लोग, मैंने एक वीडियो तैयार कर ली है, वो वीडियो उस वक्त मंजर आम पर आएगी खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है। फिर उन्होंने जो कल जलसा किया धोबी घाट में, उन्होंने कहा कि मैं आवाम से कहता हूँ कि वो मेरे लिए इंसाफ तलब करें, वो आए सामने, क्योंकि मैंने उनके लिए जो भी कुछ किया है वो आवाम के लिए किया है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के अवाम मेरे लिए इंसाफ तलब करें। तो ये उनके खिताबात हैं। अब तक के हम देखें, अगर जो एक पॉइंटर्स जो उनके खिताबात के, वो आज उनके खिताब में क्या होगा, उनका बयानिया क्या होगा। इफ्तिखार अहमद से हमारा रब्ता हो गया। इफ्तिखार, बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो कैसा जोश है जलसा गाह में? अभी कितनी कुर्सियाँ भर गई हैं? बाकायदा कब शुरू होगा ये जलसा सवाबी का? बिल्कुल, मैं सवाबी ग्राउंड जलसागाह में मौजूद हूँ और अगर आप फुटेज में देख सकती हैं तो तकरीबन जलसागाह में जो कुर्सियाँ हैं वो आधी भर चुकी है और कारकुनान टोलों की और जुलूसों की शक्ल में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर वर्करों के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने कौमी झंडे और पार्टी परचम हाथों में उठाए हुए हैं और नारे भी हैं। स्टेज पर तकरीबन सिर्फ एक सूबाई वजीर अभी तक पहुंच चुके हैं जो कि शौकत यूसुफजई है।
बाकी वो ज़रा अभी तक नहीं पहुँचे। अगर इमरान खान के हवाले से बात की जाए तो पार्टी ज़राए का कहना है कि तकरीबन 6 बजे के बाद इमरान खान जलसगाह पहुँचेंगे। उनके लिए जलसगाह के पीछे एक हेलीपैड भी बनाया गया है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो जलसगाह पहुँचेंगे और वर्कर्स का लहू गरमाएंगे। वर्कर्स के हवाले से बात की जाए तो जुलूसों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो जलसगाह है वो मुझे ये बताइए, बिल्कुल कारकुनान भी पहुंच रहे हैं, बड़ा जोशो खरोश है, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान ने अपनी सिक्योरिटी पे सवाल उठाया कि ज़ाहिर है उनको थ्रेट्स दिए गए हैं। तो उस सारी सिनेरियो में हमने देखा कि धोबी घाट में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर सिक्योरिटी ये इल्ज़ाम लगाती रही पीछे कि उस तरह की सिक्योरिटी हमें नहीं फराम की गई। आज सवाबी में आप सिक्योरिटी कैसी देख रहे हैं? जब इमरान खान जलसागाह पहुँचेंगे तो उनकी सिक्योरिटी के कोई गैर मामूली इक़दाम आप देख रहे हैं यहाँ पर? जिस तरह मैंने वर्कर्स के हवाले से बात की तो वो लोग बड़े पुरजोश है, बड़े एक्साइटेड है और सुबह से वो यही कह रहे थे कि हम अपने कायद यानी इमरान खान की दीदार के लिए बेताब बैठे हैं, उनका खिताब सुनने के लिए बेताब बैठे हैं और जैसे ही वो जो भी हुक्म करेंगे, अगर वो इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे तो सर आंखों पे मानेंगे और इंशाल्लाह उनकी हुक्म की तामील होगी। इमरान खान के आने की हवाले से बात की जाए तो जिस तरह ये लोग इतने एक्साइटेड है तो ये तवक्को की जा रही है कि ये लोग बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान पहले भी सवाबी आ चुके हैं और कारकुनान ने उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और ये तकरीबन 4 साल बाद सवाबी का दौरा होगा इमरान खान का। जब वो यहाँ आएंगे तो जब हमारा यहाँ पे वर्कर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए आए हैं और उनकी दीदार के लिए बेताब बैठे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि इमरान खान कब तक यहाँ जलसगाह पहुँचेंगे और वो जिस तरह खिताब करेंगे या क्या हुक्म करेंगे, क्या ऐलान करेंगे तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो कारकुनान है उसमें बड़ा जोश पाया जा रहा है, वो नारे लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लग रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक समा बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है इफ्तिखार अहमद, बहुत शुक्रिया। हम गाए बगाए आपसे अपडेट्स भी सवाबी जलसे के हवाले से जिसमें बता रहे हैं कि ज़ाहिर बड़ा जोश है, गर्मी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में बड़ी ज़ोरों की गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जलसों में लोगों का हुजूम है, जो लोगों की तादाद है वो हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। खैर इसी बात करेंगे, मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे सारे पॉलिटिकल सिनारियों पे। अली अमीन साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अब ये जलसों के बाद जो लॉन्ग मार्च की डेट है 20 से 29 की लॉन्ग मार्च करने जा रही है तहरीक इंसाफ। अब ज़ाहिर ये भी कहा जा रहा है कि जी नज़र बंद कर दिया जाएगा, ये मार्च खूनी भी हो सकता है। अगर कोई रुकावटें डाली जाती हैं हुकूमत की तरफ से इस लॉन्ग मार्च में तो तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या होगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है कि हमारा एक जमहूरी हक है कि हम अपना जो एक मार्च कर रहे हैं पुरअमन हमारा मार्च है और पुरअमन तरीके से हम जो एक साजिश हुई है और जो साबित हो चुकी है और उसके हवाले से जिस तरीके से ये हमारे ऊपर चोरों की हुकूमत बिठा दी गई है, जिनमें तकरीबन 60% जो काबीना के मेंबरान हैं उन पे केसेज हैं और बाकी जिन पे नहीं है तो वो भी पहली दफ़ा लगे हैं, तो वो भी अगर कुछ दिन गुजार लेंगे तो मेरे ख्याल में भी केस बन जाने हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा जमहूरी हक है और इसमें कोई रुकावट हुकूमत अगर डालेगी तो हम भरपूर मजम्मत करेंगे उसकी और इंशाअल्लाह अपने लीडर इमरान खान की कॉल के ऊपर अवाम पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी है और जो जलसे हो रहे हैं आपके सामने वो सबूत है इस बात का कि अवाम क्या चाहती है और अवाम किसके साथ है। हमारा तो एक ही मुतालबा है कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए ताकि पाकिस्तान की अवाम की जो राय है उसके मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए और पाकिस्तान की राय के मुताबिक ही पाकिस्तान के फैसले होने चाहिए। अच्छा, जब ये हुकूमत में नहीं थी मुस्लिम लीग नून तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे मईशत के हवाले से भी कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, दावे तो बहुत किए गए, लेकिन फिलहाल सूरत हाल बहुत ही अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि दलदल में फंस गई हुकूमत? हमारे पास जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद तो पूरी दुनिया में एक लहर आई थी, हमने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया, कीमतों को कंट्रोल किया और मुल्क के जो मैशत थी उसको बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है उसको कि हम उसको आगे लेके गए। चाहे हमारे एक्सपोर्ट के हवाले से था वो, चाहे हमारा जो है जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो हमने खत्म किया, इसके अलावा जो हमारी सनतें थी वो बहुत आगे गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो जितना भी हमारे मसाइल थे मुल्क के हमने उनको कवर करके अब बेहतरी की तरफ हम ला रहे थे, कीमतें कम कर रहे थे, लेकिन चूंकि नए लोग हैं ये तो आए इसीलिए है और एक साजिश के जरिए आए हैं और आए हैं गुलामी करने के लिए और साथ साथ
ये लोग जो है आपने केस खत्म कराने के लिए आए हुए हैं। तो जब आपका मकसद ये हो कि आपने जो करप्शन किए हैं केस खत्म करने हैं, तो आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, लोगों के मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जिस तरह मुल्क को ये ले जा रहे हैं, पिछले 1.5 महीने में जो इन्होंने मुल्क के हालात पैदा कर दिए हैं, जिस तरीके से खजाना खाली किए जा रहे हैं लोग, कोई विजन नहीं है इनके पास, और ये मकसद इनका सिर्फ एनआरओ है, अपने केस खत्म करना है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। जल्द इलेक्शन कराए जाए, तो इलेक्शन करा के जो है एक अवामी हुकूमत आ जाएगी, और इंशाअल्लाह जिस तरह की पहले इमरान खान ने मुल्क की मैशत को बेहतर किया, मुल्क को उन दलदल से निकाला जिसके अंदर पिछली हुकूमतों ने करप्शन की वजह से मुल्क को डाल दिया था, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मसाइल हल है। जिस तरह आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कठपुतली वज़ीर आज़म है, लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ से मशवरे किए जा रहे हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है, मईशत कैसे चलानी है, क्या आपको लगता है कि बेख्तियार वज़ीर आज़म बेख्तियार वज़ीर ख़जाना है? जी तकरीबन काबीना के जितने मेंबरान इनके हैं इस वक्त, वो सब के सब भी उनके केसेस चल रहे हैं, वो जमानतों पे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि हमें केस खत्म कराए। बाकी नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क छोड़ के इस वक्त एक मफरूर है, और उसके पास जाके पूरी काबीना का बैठना और पूरी PDM का बैठना और उसके साथ फैसले उसे करवाना, ये मेरे ख्याल में हमारी जमहूरियत की तब्दील है। और हमारी जो 22 करोड़ आवाम है, उसका एक मुजरिम जो उनका पैसा लूट के फरार है इस मुल्क से, उसके साथ बैठ के मुल्क के मशवरे करना मेरे ख्याल में अवाम की तब्दील है। तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की अवाम ऐसी इंपोर्टेंट हुकूमत को मंजूर करती है। पाकिस्तान की हुकूमत अपने फैसले, पाकिस्तान की अवाम अपने फैसले जो है वो पाकिस्तान में ही रह करना चाहती है। साथ साथ इन्होंने एक और दावा बनाया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट नहीं होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एक अताफा है, और उनका वोट इसलिए होना चाहिए कि वो बेहतर समझते हैं इस चीज को कि पाकिस्तान के इंटरनेशनली क्या हालात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली क्या इमेज है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सा लीडर और कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्टी सूट करती है। तो उनसे ये हक हमने दिया उनको, और ये उनके खिलाफ है। तो ये सबूत है इस बात का कि ये अवामी फैसले नहीं चाहते। अच्छा। इसी तरह किसी के कहने पर के जरिए किसी गुलामी करने के लिए आगे बैठ जाते हैं कठपुतली बनकर, और कठपुतली बन के उनके फैसले मारे जाते हैं पाकिस्तान की अवाम की फलाह के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, पाकिस्तान की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए। आज तक न पहले कोई इक़दाम उन्होंने किए हैं और न ही से कोई और इक़दाम करने की। अच्छा, आज के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पहले जब नहीं थे हुकूमत में तो बड़े दावे करते थे कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम आएंगे तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। क्या आपको लगता है वाकई आज जो सूरत हाल है महंगाई की, वो इनके बस की बात है, वो कंट्रोल कर सकते हैं? जी, बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन अमली इक़दाम करना बहुत मुश्किल काम है। हमने जो दावे किए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे, आपके सामने वो घर तामीर शुरू हो चुकी है। कई लोगों को घर मिल भी चुके हैं, और बहुत सारे घर लाखों की तादाद में इस वक्त तामीर हो रहे हैं। इसी तरह हमने जो कहा था कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जो एक सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हुई है। हालांकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में एक लहर आई है बेरोजगारी की, लेकिन इमरान खान साहब का सही फैसला कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, अपने गरीब मजदूर उनको सोच के फैसले किए गए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान, दुनिया इसको मान रही है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, उसमें बेहतरीन इक़दाम पाकिस्तान ने किया, और मिसाल कैसी ही है कि पाकिस्तान के मॉडल के ऊपर कोरोना के साथ जंग की जाए। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारे जो बिजली के प्रोजेक्ट, हमारे जो बिजली महंगी थी, उसकी वजह यही थी कि हम लोग फर्नेस ऑयल के ऊपर और बाकी ईंधन के ऊपर, कोयले के ऊपर बिजली बना रहे थे, जबकि हमारे पास अपना पोटेंशियल मौजूद था हाइडल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके 10 जैब हमने शुरू कर दी है। ये ओवरकम करने के लिए किए हैं कि अपनी बिजली आप खुद बनाएंगे, सस्ती बनाएंगे, और जाहिर बात है बिजली सस्ती भी होगी तो शहरी से बिजली राहत मिलेगी और सस्ती भी होगी। तो हमने तमाम उन इक़दाम पे काम किया जो इक़दाम पाकिस्तान के लिए बेहतर है और जो लॉन्ग लास्टिंग है। ये वक्ती तौर पर जो ये कर्जे लेकर मुल्क को रिलीफ दे दिया जाता है, वक्ती तौर पर कर्जे लेकर अपने ऊपर सूद की किस्सें चढ़ाकर किस्से अदा ना करो, फिर कभी आप ब्लैक लिस्ट में है, कभी आप ग्रे लिस्ट में है, ये पूरी तरह में धकेला था इसके अंदर। तो हमने एक प्रॉपर प्लानिंग करके इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए, मशहद के लिए, मुल्क के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाया था 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, जिसमें काम शुरू हो चुका है। और अब ये खुद जाके खता कर रहे हैं उन कामों के, और खुद जाके उन कामों की पजीराई हो रही है, और ये तारीफ कर रहे हैं कि ये काम हो रहे थे। जिस तरह जबर बादशाह पहले कहते थे कि नहीं बन रहा, अब खुद जाके तारीफें कर रहे हैं कि जी बहुत देरी से काम हो रहा है। इसी तरह जो और प्रोजेक्ट्स है हमारे, उन पर खुद ये जाकर बैठ के कटियां लगाते फिर रहे हैं। ये सबूत है इस बात का कि जो हमारा विजन था, जो हमारे दावे थे, जो हमारा प्लान था, मास्टर प्लान था, उस अमली तौर पर 3.5 साल में काम शुरू करके उसको रास्ते पे लगा दिया था।
अब ये दोबारा जो वापस आए हैं, पूरी की पूरी सारी ने क्रैश कर दी है। डॉलर हमारे पे तरकीब करते थे, आज अब देखे डॉलर कहाँ पहुंच रहा है। ये हमारे पे तरकीब करते थे लोडशेडिंग की, आज देखे लोडशेडिंग कहाँ पहुंच गई है। महंगाई की हमारे पे तरकीब करते थे, हमने उसको कम किया, आज ये कह रहे हैं कि जी आपने गलत किया चीजों को सस्ता रखकर। तो बात यह है कि जो बात हमारे पे तरकीब हो रही थी, आज इसी पे हमारी तारीफ हो रही है कि इमरान खान ने चीजों को सस्ता क्यों रखा। इमरान खान ने चीजों को सस्ता अपनी आवाम के लिए रखा। इमरान खान ने चीजों को सस्ता पाकिस्तान की आवाम के जो उनके मुआशी हालात है उनको देख के रखा। सही है, तो पाकिस्तानी लेकिन अब आप लोग पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, जैसे अब आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि इसका एक ही अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन अब खबर तो ये भी है कि अर्ली इलेक्शन पर खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हो गए हैं। फिर खास तौर पर अदम एतमाद की तहरीक में जो कुछ वादे मौलाना फजलुर रहमान से किए गए थे, सदारत उनको दी जाएगी, गवर्नरशिप उनको दी जाएगी, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मौलाना के साथ हाथ हो गया है या फिर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ कर दिया? मैं समझता हूँ कि पीडीएम जो है ये मिक्स विचार, एक ये जो इत्तेहाद गैर फिक्री इत्तेहाद बना हुआ है, ये एक साजिश के तहत बना है। ये तमाम साजिश का हिस्सा बने हैं जिसके तहत इमरान खान को हटाने के लिए साजिश हुई है और पूरी कौम के सामने अब आ चुकी है। अब बात यह है कि ये लोग अपने मफादात के लिए मिनिस्ट्रियां मांग रहे हैं, अपने मफादात के लिए सीटें मांग रहे हैं, कोई गवर्नर मांग रहा है, कोई सदर मांग रहा है, कोई आपस में उन्होंने एक बंदर बांट की है। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे बना है, इसलिए नहीं बना था कि कुछ लोग बैठ जाए, कुछ पार्टियां बैठ जाए, मुल्क की वो आपस में बांट ले और उसके बाद उसे बैठ के करप्शन करे। ये मुल्क इसलिए बना था कि पाकिस्तान की आवाम एक आजाद तरीके से एक आजाद जिंदगी गुजारेगी और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएगी। साहब जाहिर है अभी इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और मेरी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की कि कई लोग हैं जो मनसूबा बनाए हुए हैं मुझे मारने का। तो क्या कोई हुकूमत ने राब्ता किया है इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से? हुकूमत ने एक लेटर लिख दिया है कि इमरान खान की जान को खतरा है और आप सिक्योरिटी का उसके लिए बंदोबस्त करें। अच्छा। हमारी पार्टी को लेटर लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को सिक्योरिटी देना और साबिक वज़ीर आज़म को सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है इलेक्शन के अंदर 2018 के अंदर, तो उसको लेटर लिखा तो जिम्मेदारी नहीं है, सिक्योरिटी को इंश्योर करें। हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे इस चीज का, बजाय लेटर लिख के हमें आगाह कर दें कि हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से अपना जो हमारा पार्टी का सेटअप है उसके तहत हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक दिलेर आदमी है, उनका अल्लाह पे ईमान है और वो वैसे भी आपको पता है हवा कहते हैं कि जी मौत अल्लाह के हाथ में है। हम उनकी सिक्योरिटी करते भी है, लेकिन फिर भी वो अवाम में निकल आते हैं, अवाम में एक्सपोज हो जाते हैं, अवाम में जाते हैं। आपके सामने वो बुलेट प्रूफ रास्टर भी यूज नहीं करते, वो लगाया जाता है तो वो भी बाहर खड़े हुए कहते हैं कि मैं अपनी अवाम के सामने खड़ा होना चाहता हूँ और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। ठीक है, जाहिर है ये सारी चीज़ें हैं और आप ये समझते हैं कि खुद ही इनको सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कह रहे हैं मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली अमीन गंडापुर। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल पे बात करेंगे कि इसको कंट्रोल करना किसी के इख्तियार में है, कि IMF से री निगोशिएट किया जा सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की मईशत की सूरत हाल पर प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। कल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फ़िलहाल बरकरार रखने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसले पॉलिटिकल प्रेशर में किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सब्सिडी निकालनी है, ये ख़त्म करनी है। IMF का मुतालबा यही है। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर की जो परवाज़ है वो मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि ऊँची है। अब तक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, तकरीबन अमरीकी करेंसी जो है वो 11 रुपये 25 पैसे महंगी हो चुकी है। इसकी भी क्या वजूहात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो आज की मईशत के हवाले से क्या कहा करते थे, जरा देखिएगा। जी, ये वो तनकीद थी जो वो पिछली हुकूमत पर किया करते थे। जब वो वजीर ख़जाना बने और उन्होंने IMF से मीटिंग की तो उस मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। जी, इस आपने देखा कि इस शॉर्ट में, इस गुफ्तगू में वो इस बात को यकीनी बनाने जा रहे हैं कि IMF जो कह रही है कि सब्सिडी ख़त्म की जाए, हम इसको बिल्कुल इसको इंडोर्स करते हैं कि सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन कल जब मिफ्ता इस्माइल ने लंदन वापसी पर गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। तो ये सारी सूरत हाल है और अब क्या वाकई ये पॉलिटिकल प्रेशर है, दीगर पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी हैं
उनका भी प्रेशर है कि फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, वरना हम अवामी पजीराई खो देंगे। तो फिर हमारी मईशत कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या मुश्किल और ये तकलीफ दे फैसले लेने में वाकई हुकूमत को एक पॉलिटिकल प्रेशर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माशरियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, कल जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने गुफ्तगू की और उन्होंने फ़िलहाल इस पॉलिटिकल प्रेशर के अकॉर्डिंग डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन फिर IMF से क्या बात हो सकती है? क्या उनसे कोई रीनेगोशिएट किया जाएगा सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से? क्या लगता है आपको? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो भी हुकूमत में आता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो नज़र आया है कि हुकूमत में आप आ जाएं, बड़े बड़े दावे कर लें और फिर इवेंचुअली जो है आपके पास कोई प्लान ही ना हो या फिर डिसीजन ना ले पाएँ। यही हुआ था लास्ट गवर्नमेंट के साथ भी कि उसने भी दावे किए थे, वो भी आ गई थी गवर्नमेंट में और फिर ऑफ कोर्स उसने भी जो है गवर्नेंस उस तरह से नहीं की जो कि करनी चाहिए थी, जो कि एक प्लान होना चाहिए था। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने भी यही किया। या जो कोलिशन है कि वो एक मरतबा उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर तो दिया, उसके बाद ये शायद नहीं देखा कि ग्रेविटी कितनी है, प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, इकनॉमिक जो है वो इश्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। ये हल किया जा सकता था, मतलब ये अभी भी हो सकता है। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि वक्त पे फैसले हों। मिसाल के तौर पे अगर सब्सिडी एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, उसके थ्रू हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं और कर्जे महंगे हो रहे हैं और फिर हमारे पास रिजर्व्स नहीं है ऑयल मंगवाने के, जो कि हमारी नीड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मैनेज हो सकती हैं एक प्लान के थ्रू। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट को एक ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनली हटा के अगर आ रहे हैं और फिर जो है वो कमान संभाल रहे हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसके साथ साथ। तो ये हमें जो है देखना चाहिए था जो है कि किस तरह से प्लान जो है वो किया जा रहा है और किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती जाएंगी। इससे बेहतर ये है कि स्मार्ट डिसीजंस लें, टारगेटेड जो है वो सब्सिडी करें और इंपोर्ट्स को रोकें, वर्क फ्रॉम होम करें, एनर्जी को जो है वो एनर्जी की जो यूज़ है वो कम करें, एक दिन कम कर दें वर्किंग वीक में, 4 दिन काम करें। तो ये सब काम ऐसे हो सकते हैं जो पॉलिटिकल कैपिटल को भी बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है ना, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं कि जी पॉलिटिकल डिसीजन जो है बड़े मुश्किल होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो नहीं लिए जा सकते इतना खुल के। तो ये किया जा सकता है कि आप एनर्जी को स्मार्टली हैंडल करें। लोड शेडिंग अगर करनी है तो बड़ा मैनेज तरीके से करें। इंपोर्ट्स पे लग्जरी गुड्स हैं, फूड्स कुछ ऐसे हैं, फूड आइटम्स ऐसे हैं, या फिर जो है वो लग्जरी कार्स हैं, उनको आप रोक दें, उनको आप इंपोर्ट बैन कर दें, फॉर द टाइम बिंग बैन कर दें। फिर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें, गवर्नमेंट को खुद जो है अपने ऊपर जो है कट्स लेने चाहिए, स्पेंडिंग को कट करें। 10% सैलरीज बढ़ाने की बात हो रही है, 20% कम करेंगे, वो परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो इसलिए हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। तो ये सब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं अगर टाइमली डिसीजन इस तरह की किए जाएं, जिससे पॉलिटिकल कैपिटल भी बचा रहेगा, नैरेटिव भी ख़राब नहीं होगा ऑफ कोर्स, और इकोनॉमी भी जो है वो अपनी जगह चलती रहेगी और बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, 11 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है, कदर अपनी करेंसी की गिर रही है। पहले तो ये कहा जाता था कि जी स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, और बहुत सारी वजूहत हैं, इम्पोर्ट जिसे आपने कहा कि इसको बंद करें लग्जरी आइटम्स को, लेकिन ज़ाहिर इकदाम नहीं किए जा रहे। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ डॉलर बढ़ा है, 194 पे पहुँच गया आज, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखें, डिसीजन तो काफ़ी टफ लगता है, मुश्किल है। IMF की जो मीटिंग होने जा रही है, आई थिंक थोड़ा पॉलिटिकली इसको हैंडल करने की कोशिश की गई है कि जैसे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी पाकिस्तान के, वो जा रहे हैं US मिलने के लिए, तो शायद वहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। फिर वो IMF, क्योंकि US का एक क्लाउड है, वो वो इम्पैक्ट करता है, IMF को भी कर सकता है। तो ऑफकोर्स IMF को अगर कहा जाए US की तरफ से कि आप थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट रहें प्लान पे, तो ये हो सकता है कि IMF उस पर कहे कि जी ठीक है आप सब्सिडी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे बजट में आप टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लेकर दें ताकि यहाँ से जो है वो गैप पूरा। लेकिन इन एनी केस ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है कि IMF बगैर कोई टफ डिसीजन लिए हुए, या एटलीस्ट वो डिसीजन लिए हुए जो लेने चाहिए थे पिछली गवर्नमेंट को भी और इस गवर्नमेंट को भी, उसके बगैर जो है कोई बहुत बड़ा प्लान दे दे या एकदम से जो है कहे कि नहीं ये $1 बिलियन लेने और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में टफ सिचुएशन है और बहुत आड़े हाथों जो है वो IMF ले सकता है और लेगा भी और लिया भी अभी तक। फिर रेटिंग डाउनग्रेड्स का एक जो है वो रिजल्ट हो सकता है कि हमें $5 अरब चाहिए तकरीबन अगले 6-8 वीक्स में, तो वो कहाँ से अरेंज होगी।
एक मतलब IMF की मीटिंग अगर बेहतर होगी, वहाँ से कुछ कॉन्क्रीट जवाब आ गया तो फिर हो सकता है सऊदी अरेबिया और अच्छा, पहले तो ये पिछली हुकूमतों पर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी इनका कोई प्लान नहीं था मईशत का, इसीलिए सारा जो है वो मईशत तबाह हो गई। आज आपको बहरे मुआशियात ही नज़र आता है, वैसे थे मुआशियात के इस हुकूमत का कोई मईशत का प्लान है जिसको ये लेकर चल रहे हैं आगे? मैंने वही कहा ना कि एक तो IMF के साथ मीटिंग हो रही है, ये प्लस ये जो सब्सिडीज कम करने का जो डिसीजन है ये जल्दी लिया जाए, सही है, फ़ौरन लिया जाए और जो है एनर्जी की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। एनर्जी के इंपोर्ट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा है हमारी। आप देखें कि हमारे यहाँ अभी जो है पिछले पूरे साल में इवन ऑन एवरेज हमारा $12 बिलियन, $13 बिलियन या $15 बिलियन से ऊपर हमारा एनर्जी बिल नहीं गया। आज 9-10 महीने में $17 बिलियन का एनर्जी बिल हो चुका है, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरली, और हम लोकली नहीं बढ़ा रहे, या एटलीस्ट लोकली हम टारगेटेड सब्सिडी नहीं दे रहे। देखें, सब्सिडी का मसला नहीं है, सब्सिडी को कैसे हैंडल करना है, कैसे सब्सिडी उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो डिजर्व करते हैं, उनको ना दी जाए जो डिजर्व नहीं करते। वो ज़्यादा बड़ा तबका है जो डिजर्व नहीं करता और सब्सिडी ले रहा है, तो उनको तो आप सब्सिडी ना दें। जैसे कि बड़ी गाड़ियाँ हैं या बड़े जो है वो प्लांट्स हैं, बड़े जो है वो जनरेटर्स हैं, इन सबको तो आप सब्सिडी ना दें क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, एक आम आदमी डिजर्व करता है इस पूरे सिचुएशन में। तो इस तरह के डिसीजन नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारी डॉलर की रिक्वायरमेंट कमी नहीं होगी। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है सारा, जितना हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट है 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो डेफिनेटली हमारा जो है वो डॉलर की रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी। यही डिसीजन जो मैं पूरा कह रहा हूँ कि किस तरह से IMF से डील करें, डिसीजन लें, स्मार्ट डिसीजन लें, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम करें, एक दिन कम करें काम का, ये सब लेने पड़ेंगे। ये फ़ौरन लेने ज़्यादा बेहतर है बनस्बत से लेट करें और एक बड़ा डैमेज हो जाए और फिर हम उसको कंट्रोल ना कर पाएँ। आखिर में ये बताएं, अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं जब हमें IMF से आगे इस सारी डीलिंग को लेकर आगे बढ़ाना है? आपने खुद कहा कि सख्त फैसले लेने होंगे, वो कहीं ना कहीं तो एक प्रेशर IMF का आएगा, तो क्या हमें रीनिगोशिएट करना पड़ेगा इस सारे जो प्रोसेस में अभी हम IMF के हैं? और क्या हमें जो दूसरे ममालिक से मदद मिल रही है क्या वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी हुकूमत की हो सकती है? नहीं, देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने अपनी जगह डैमेज किया। जो भी गवर्नेंस के इश्यूज थे, इन्फ्लेशन के इश्यूज थे, वो नेचुरली लोकली ड्रिवन भी थे, फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो है प्राइसेस बढ़ गई तो उसका भी इम्पैक्ट आया। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के अपने परफॉर्मेंस के इश्यूज रहे हैं, डेफिनेटली रहे हैं, और उन्होंने लास्ट डिसीजन लिया था वो वही डिसीजन था जो PMLN ने 2018 में लिया था कि लैंड बिछाई थी PTI की। PTI ने भी यही किया कि लैंड बिछाई तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पूरा जो हमारे है वो अब सारी पार्टीज हैं, सब जो है यही करती आई नजर आ रही है करते थे। अपने जो है वो जब जा रही होती है तो अपने लिए वो एक ऐसी चीज करके चली जाती है कि नेक्स्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। सही। तो वो कंट्री का क्यों नहीं सोचते हम कि कंट्री लेवल पे हम सोचें कि जी हम किसी के लिए अगर अगली पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ ऐसा ही चीज करके जा रहे हैं जो कि डिफिकल्ट हो जाएगी मैनेज करना और हमारा नैरेटिव ठीक हो जाएगा, तो ये कंट्री का नुकसान है, उसका खुद भी आप लूजर हैं। बात ये हमें सोचना है कि पिछली गवर्नमेंट भी ऑफ कोर्स उसके भी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, इस गवर्नमेंट के ये कि वो डिसीजन ही नहीं ले रही टाइम पे। पहले आते ही जो डिसीजन ले लेते, ऑयल प्राइसेस को एडजस्ट कर देते, तो आज शायद हमें इतनी सब्सिडी इतना देनी पड़ती और इतना महंगा कर्जा ना लेना पड़ता, या फिर हमें फिर IMF के तरले ना करने पड़ते। तो प्रॉब्लम देखें दोनों एंड पे है, पिछली गवर्नमेंट हो ये गवर्नमेंट हो, डिसीजन नहीं हो रहा, गवर्नेंस के इश्यूज हैं पे जो है अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ख़राब होगी, आपकी महंगाई में इजाफा होगा, कर्जे आपकी महंगी होंगी और आपके डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा तो आपकी रुपी जो है वो ठीक है अपनी कदर करेगा तो और महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई में और इजाफा होगा। ये बर वक्त डिसीजन ना लिएगा, असल पॉइंट कि आपने बर वक्त डिसीजन लेना। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कराची समेत सिंध भर में जो हीट वेव है और हैजे की बीमारी जो फूट पड़ी है उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।